जजमेंट जो है वो आपके लिए बड़ा हिस्टोरिक होने जा रहा है, माइनॉरिटीज के लिए बड़ा हिस्टोरिक। अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में किसी भी मजहब को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, किसी रिलीजन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। एक नॉर्थ इंडियन अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो भी साउथ में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, बंगाल में वो लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जाए तो जो माइनॉरिटी का स्टेटस डिफाइन होता है इंडिया में वो स्टेट के बेस पर होता है। तो अगर हम स्टेट को पैरामीटर माने तो कई राज्यों में हिंदूज भी जो है वो माइनॉरिटीज हैं। हेलो एंड वेलकम। अगले 6 से 7 मिनट में हम आपको ले चलेंगे एक डीप डाइव में, जहां हम 6 सिंपल सेक्शंस में एक्सप्लोर करेंगे आर्टिकल 26 को, आर्टिकल 30 की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, इनके बीच के जो की डिफरेंसेस है और कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू और मदरसा एक्ट केस इन आर्टिकल्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जस्टिस, इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और जो सभी कम्युनिटीज को उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का एश्योरेंस देता है। आज के वीडियो में आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियस और माइनॉरिटी राइट्स में कौन से फाइन लाइंस हैं जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और क्या लिमिटेशंस हैं जो इंडिया के सेकुलर फ्रेमवर्क को बैलेंस रखते हैं। हम आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 की डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसा बोर्ड एक्ट जो है उस केस में कैसे इन आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन को रीडिफाइन किया जा सकता है और इसका क्या इंपैक्ट जो है जजमेंट पर आ सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टू अनरेवल दिस एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 1 आप पहले समझने की कोशिश करिए कि आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये आर्टिकल 26 है। अब आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस कम्युनिटीज को क्या करता है, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट देता है, जिससे वो अपनी रिलीजियस बिलीफ और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रीली मेंटेन कर सकें। तो इस प्रैक्टिस में 4 मेजर राइट्स कवर होते हैं और जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को ग्रांटेड हैं। आर्टिकल अगर 26B की बात की जाए तो रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं को ये राइट देता है कि वो अपने बिलीफ को प्रिजर्व करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा या चर्च, रिलीजियस प्लेसेस अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए सेटअप किए जा सकते हैं और कोई भी कम्युनिटी अपने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कर सकती है। अगर आर्टिकल 26C की बात की जाए तो रिलीजियस ग्रुप्स को अपने इंटरनल रिलीजियस मैटर में फुल ऑटोनॉमी मिलती है, जैसे कि मंदिर का पुजारी कैसे अपॉइंट होगा, मस्जिद के अफेयर्स कैसे कंडक्ट होंगे, ये डिसीजंस कम्युनिटी के हैंड्स में रहते हैं और इसमें इंटरवेंशन करने का राइट किसी को नहीं है, फंडामेंटल राइट है। तीसरा राइट जो रिलीजियस ग्रुप्स को अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने और ओन करने का मिलता है। इससे रिलीजियस ट्रस्ट या मॉस्क बोर्ड्स अपनी प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली जो है मैनेज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट राइट है जो कि फंडामेंटल रिलीजियस राइट के तौर पर मिले। लेकिन आर्टिकल 26 पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं जो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है तो स्टेट इसमें रेगुलेशन अप्लाई कर सकता है, और मदरसा बोर्ड एक्ट को आप यहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। सेक्शन 2 ऑफ दिस वीडियो, आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस सेक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 30 को, जो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने और उनको एडमिनिस्टर करने का स्पेशल राइट देता है। और इसका जो प्राइमरीली पर्पस है वो माइनॉरिटीज की जो एजुकेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सेफगार्ड करना है। अगर आर्टिकल 30 के सब सेक्शन 1 की बात की जाए तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं, भाषाई माइनॉरिटीज, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी की जो कल्चर है या जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट एक तरीके का टूल है माइनॉरिटीज के लिए अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। और ये इंस्टीट्यूशंस अपने इंटरनल मैटर्स में ऑटोनॉमी का एंजॉय करते हैं, मतलब कि इनके डे टू डे के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। जैसे कि और बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो फ्रीली वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट है, करिकुलम है, ये सारी चीजों की उनको आजादी होती है। फिर सेक्शन 3 की बात की जाए तो कंपैरिजन ऑफ आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 30, अगर हम की डिफरेंसेस की दोनों की
बात करें तो आर्टिकल 26 सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करता है और इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। वहीं आर्टिकल 30 की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज को, जो कि लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी, अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल राइट देता है। एएमयू और मदरसा केसेस का जो आउटकम है वो माइनॉरिटी राइट्स पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। तो समझने की जरूरत है, फंडामेंटल राइट 26 सभी रिलीजन के लोगों को अपने अपने रिलीजन के बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए राइट देता है, इंपावर्ड करता है। वहीं आर्टिकल 30 जो है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, वो उनको अपने कल्चरल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए और कल्चरल सेफगार्ड करने के लिए ये राइट देता है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सके, मैनेज कर सके जो उनके कल्चर को या उनकी एजुकेशनल नीड को पूरा करते हो। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एक रिलीजियस राइट है, एक एजुकेशनल और कल्चरल राइट को, कल्चरल को प्रोटेक्ट करने का कल्चरल राइट आप कह सकते हैं, एजुकेशनल राइट कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों के रीडिफाइनिंग से ये केस का पूरा भविष्य, फ्यूचर जुड़ा हुआ है कि किस तरीके का जजमेंट आ सकता है और किस तरीके से माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करेगा या किस तरीके से उनके राइट पर आप देखेंगे कि इंपैक्ट इस जजमेंट का पड़ता है। सेक्शन 4 ऑफ दिस वीडियो, एएमयू केस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन माइनॉरिटी राइट्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन के लिए एक लैंडमार्क केस साबित हो सकता है। अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि एएमयू, जो एएमयू एक्ट 1920 के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, उसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। इसके बाद 1981 के एएमयू अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने की कोशिश हुई, लेकिन 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे इनवैलिडेट कर दिया। ये पूरा एक वीडियो मैंने डिटेल में डाला है, आप उसको आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है। एएमयू का स्टेटस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि क्या स्टैट्यूट द्वारा एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही डिसाइड होना है। फिर अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 और एनसीपीसीआर डायरेक्टिव, इससे जुड़े हुए क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 ने माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स की डिबेट को एक नया डायमेंशन दे दिया है। एनसीपीसीआर का जो ऑब्जर्वेशन था कि मदरसाज में भी जो है सेकुलर सब्जेक्ट्स का जो एब्सेंस है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को इंडिकेट करता है राइट टू एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट हियरिंग में पूछा कि क्या एनसीपीसीआर ने अदर रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं पर भी सेम गाइडलाइन अप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहां से एक इंडिकेशन आपको मिल सकता है कि किस तरीके का जजमेंट आएगा। एनसीपीसीआर से क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि क्या ये सभी डायरेक्टिव सभी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर इक्वली इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। सेक्शन 6 सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन क्या रहे और पॉसिबल जजमेंट क्या हो सकता है। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट नेसेसरी है, रेगुलेटरी ओवरसाइट नेसेसरी है, बट ध्यान दें इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को खत्म नहीं कर सकता। अब यहां से आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फोकस एक बैलेंस्ड अप्रोच पर है, जिससे माइनॉरिटी राइट्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बैलेंस बनाया जा सके। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए के फैसले के जरिए से एक अप्रोच इस तरीके की उभरती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी रहेगा और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पॉसिबली जो है माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो भी बहाल हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्ट्राइक करने के बाद पेंडिंग में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में पड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के जरिए से मिलता है। अब इससे ये चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि एएमयू हो या मदरसा बोर्ड का जो एक्ट का केस है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जो गवर्नेंस है और ऑटोनॉमी के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी राइट्स को रीइंफोर्स करता है तो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिल जाएगा। वहीं अगर स्टैट्यूटरी ओवरसाइट को इंपोज किया गया तो कई इंस्टीट्यूशंस को अपने स्ट्रक्चर्स में एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, उनके नेचर पर इंपैक्ट आ सकता है। और आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 हमारे सेकुलर फैब्रिक को स्ट्रेंथन करते हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम ध्यान में रखें तो एएमयू और मदरसा जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा कि इंडिया के फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 है उसका क्या रोल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या ये रीडिफाइन कर सकता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको ध्यान में रखना है। और एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 ये ही पूरे जजमेंट का एक तरीके का बेस होगा, कोर होगा। इसी पर आने वाला जजमेंट डिसाइड करेगा कि मदरसों का नेचर क्या रहेगा, मदरसा बोर्ड एक्ट
तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ओवरसाइट जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन का होना चाहिए, डेफिनेटली ये तो इंडिकेशन बिल्कुल साफ साफ है कि मदरसों को जो कि गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं और उनको आप ओवरसाइट गवर्नमेंट को करने का राइट है। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए और जिसके जरिए से उनकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली होती रहे, उनमें किसी तरीके का मेल एडमिनिस्ट्रेशन ना होने पाए, इसलिए वहां पर भी एक तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क है, हालांकि उसका जो नेचर है कि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, उसको डिसाइड होना है और ये डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट क्या फंडामेंटल राइट को ज्यादा फोकस करेगा, उस पर ज्यादा जोर देगा, या स्टैट्यूटरी जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट के उस पर ज्यादा उसका ध्यान होगा, ये देखे जाने वाली बात है। और 2-4 दिन में अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और वो जजमेंट जो है वो आपके लिए बड़ा हिस्टोरिक होने जा रहा है, माइनॉरिटीज के लिए बड़ा हिस्टोरिक होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में किसी भी मजहब को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, किसी रिलीजन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, बल्कि लैंग्वेज को बनाया गया। एक नॉर्थ इंडियन अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो भी साउथ में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, बंगाल में वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। इसी तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जाए तो जो माइनॉरिटी का स्टेटस डिफाइन होता है इंडिया में, वो स्टेट के बेस पर होता है। तो अगर हम स्टेट को पैरामीटर माने तो कई राज्यों में हिंदूज भी जो है वो माइनॉरिटीज हैं, और आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि वहां पर हिंदुओं को जो है आप माइनॉरिटीज का स्टेटस है। इसी तरीके से कई स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर में जहां पे मुसलमान माइनॉरिटीज नहीं कंसीडर किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी चीजें आने वाले 2-3-4 दिनों में क्लियर हो जाएंगी। कल मंडे है 4 नवंबर, और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में जो है मेनली ये सारे जजमेंट आने हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट जो जजमेंट हैं वो माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं। कैसा लगा हमारा एनालिसिस, कमेंट जरूर करिएगा। इनसाइटफुल कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।